नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग आरओ के प्रीवियस पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे हैं, पीवाईक्यू पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, पीवाईक्यू का योगदान इतना है आपके एग्जाम में कि जितना किसी टीचर का नहीं है। जब आप पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं तो मान चलिए आप अपने एग्जाम का 50% तैयारी कर चुके हैं। इससे हमें यह फायदा होता है कि जो भी हमारा जो दृष्टिकोण होगा, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके संपूर्ण जानकारी हमारा प्रीवियस ईयर पेपर ही देता है। ठीक है। अब आज आज हमारा चर्चा का विषय है बायोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो चलने वाला है, तो यहाँ से लास्ट वीडियो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। इसके बाद आप देखते हैं और कुछ चीजें और आपको बता दूं। ये आगे हमारा चैनल है दोस्तों, क्या है चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है अमोघ क्लासेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ज्वाइन करके आप सभी प्रकार के पीडीएफ और जो तैयारी के दौरान जो आप अपने जो फैक्ट को भूल जाते हैं, वहां डेली रिवीजन कराया जा रहा है एमसीक्यू के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, और कुछ ऐसी चीजें सेगमेंट दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, डेली करंट अफेयर का वो कवर कराया जा रहा है। हम आपको वही करंट अफेयर दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आपके एग्जाम के लिए जो रामबाण साबित होने वाला है, वही करंट अफेयर दिया जा रहा है। ना कि मैं किसी घास भूसा को नहीं दे रहा हूं कि मुझे 100 क्वेश्चन टारगेट है या 100 क्वेश्चन टारगेट है, 500 क्वेश्चन टारगेट है। नहीं, मैं 10 दे रहा हूं, लेकिन वही दे रहा हूं जहां आपके एग्जाम में प्रश्न बनना तय है। ठीक है। चलिए बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका भोजन का सबसे प्रमुख अंग होता है। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गाय के दूध पीले सफेद रंग का होता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, जो सफेद रंग होता है दूध में, इसके वजह क्या होती है? केसिन। केसिन की वजह से क्या होता है? सफेद होता है। साथ ही जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन की वजह से क्या होता है? आपका दूध पीला होता है। ठीक है, पीला। कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से, ठीक है, यानी ये जो प्रोटीन है, केसिन और प्रोटीन, इसकी वजह से क्या होता है? गाय का दूध पीला और सफेद दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो? सी आपका सही होगा। देखिए, देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दूध में कैसेन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इस प्रोटीन के कारण क्या होता है? दूध सफेद होता है। और गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरोटीन होता है। ठीक है, और यह कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सामने अब दे रखा है कि कुछ यहाँ आपके अंक दे रखा है और फिर यहाँ कुछ कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल ये आपका सुमेलित है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये भी आपका सब सुमेलित है। अब कह रहा है खाने वाले नमक, खाने वाले नमक में सोडियम क्लोराइड होता है कि नहीं? NaCl जिसे हम कहते हैं, होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है आपका? कपड़े धोने वाला सोडा, इसमें दोस्तों पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता, बल्कि सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है? आप जो डिटर्जेंट प्रयोग करते हैं वही होता है। एक चीज और बता दो, अगर सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाए तो, सोडियम अगर बाई कार्बोनेट हो जाए तो उसको खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या है, क्या सुन लिए थे? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन, आयरन, ये भी सही है। खाने वाले नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या है? कपड़े धोने के लिए सोडियम कार्बोनेट होता है, ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, गंधक, जस्ता और या फिर मैग्नीज। दोस्तों, जो सल्फर होता है, इसे गंधक जिसे कहते हैं, सल्फर, इसे क्या कहा जाता है? सल्फर कहा जाता है। ठीक है, सल्फर जो होता है ये सूक्ष्म तत्व नहीं है, बल्कि जस्ता भी है। जस्ता कहाँ पाया जाता है आपका शरीर में? इंसुलिन, आपने सुना होगा, इंसुलिन, इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। लोहा कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में जो आवश्यक खनिज है, दो भागों में देखा जा सकता है। एक होता है दीर्घकालिक, दूसरा होता है सूक्ष्म या फिर देख पोषक तत्व, तो दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, जो लघु पोषक तत्व, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, कह रहा है इसके
अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, नहीं इसको बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं कि कटोरे भर भर के खाएं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं आज के दिनों में, जिम करने जाते हैं, ले लेंगे डब्बा और प्रोटीन चबाना शुरू कर देंगे। तो हमारे शरीर को प्रोटीन को उतनी आवश्यकता होती है जितना हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगेगी, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटीन भी खाना खतरनाक होता है शरीर के लिए। खैर, जबकि देह के जो पोषक तत्व होते हैं उसकी आवश्यकता जो होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। कौन कौन से, जैसे लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकिल, मेलिबिडम, क्रोमियम आदि जो है सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, सॉरी फास्फोरस, क्लोरीन और गंधक जिसे सल्फर है आदि क्या है आपके, क्या होता है, ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम सारी हड्डियां बनी है। सोडियम जो है उपापचय में बहुत ज्यादा काम करता है। पोटेशियम भी उपापचय में काम करता है। क्लोरीन भी क्या है आपके शरीर में बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपके सामने कुछ ऑप्शन क्या देखिएगा, इधर हार्मोन्स दे रखा है, इधर ग्रंथियां दे रखा है। यानी आपको ये बताना है कहाँ कौन से आपके हार्मोन से सुमेलित है या नहीं है। ठीक है, पहला है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। इंसुलिन जो स्रावित होता है दोस्तों, कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय से होता है। थायरॉक्सिन थायराइड से प्रभावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है दोस्तों आपके पुरुष वाला जो वृषण होता है वहां से होता है और मतलब स्रावित होता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है महिलाओं से संबंधित, जो उनके गर्भाशय होता है उससे संबंधित। यानी ए में 3 और बी में 4, ए में 3 बी में 4 ऑप्शन आपका ये आपका सही होगा। ठीक है, ठीक, आगे देखिएगा, मैंने बता दिया है, इसे देख लीजिए क्या है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था में कैसे संबंधित है। देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है तो दोस्तों मुख्यतः पुरुषों के विषय से स्रावित होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन थायराइड से स्रावित होता है और इंसुलिन जो है आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित हार्मोन से कौन सा एक स्त्री हार्मोन है। आप बताइए कौन सा एक स्त्रीलिंगी हार्मोन है। ऑप्शन क्या है आपका, एंडोस्टोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन। क्या होगा आपका, एस्ट्रोन। क्या जो एस्ट्रोन जो है आपका स्त्री का हार्मोन है, बाकी सब क्या है देखिएगा। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंगी हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन क्या है पुरुष में होता है। इससे हम लोग बढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े होंगे। आप मेरा बायोलॉजी वाला सेगमेंट देखिएगा, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषों में एंड्रोजन और एंड्रोस्टोन भी कहा जाता है और थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और यह उपापचय पे क्या करता है, नियंत्रण करता है और स्त्री पुरुष दोनों में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो या मरो कहा जाता है। लड़ो या मरो, उड़ो जो हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों। दरअसल होता क्या, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने एक सर्प दिखा। जैसे ही आपने सर्प को देखा आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, पहला भाई साहब भागो यहां से यार, जितना शक्ति हो सकता है उतना तेज भागो। ठीक है, कि क्या आपके अंदर ये आएगा भाई साहब मिले, सर्प महोदय मिले हैं, इनसे हाल चाल लिया जाए। कहेंगे बाबा साहब कहाँ थे इतने दिन, पता नहीं चल रहा है। ऐसा तो कर नहीं सकते। यानी हम जैसे ही देखेंगे वैसे अपने भागने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये जो भागने की प्रक्रिया आती है जिस हार्मोन की वजह से आती है वो एड्रेनल। कौन सा होता है, एड्रेनल की वजह से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा भागते हैं। अब सामने एक इंसुलिन है। इंसुलिन का क्या फायदा होता है दोस्तों, यह जो ब्लड है आपका, ब्लड में शर्करा की मात्रा क्या करती है, नियंत्रित करती है। आपने सुना होगा जिसको बहुत ज्यादा शुगर हो जाता है इनको इंसुलिन की इंजेक्शन लगता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपको पता है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, यह क्या कहते हैं इसको, जो आपने सुना होगा जो क्या नाम है कि पशु होते हैं, पशु में दुग्ध को अधिक स्रावित करने के लिए क्या किया, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब तो हालांकि अब बैन हो चुका है, पहले दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। ये कहाँ है, ये आपकी वृक्क की होती है। ठीक है, जिसके स्राव से हृदय की गति में वृद्धि, जो जिससे होता है, जब आपने किडनी पढ़ा होगा, वृक्क पढ़ा होगा, उसमें दो होता है, एक होता है मेडुला, एक होता है वोमेंट वाला। ठीक है, तो मेडुला से स्रावित होता है आपका एड्रेनल। ठीक, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है, व्यक्ति के खिन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के कोनेन, एफेड्रिन
इत्यादि औषधियां दी जाती है, ठीक है, जो अनुकंपी तंत्रिकाओं को प्रेरित करती है। यानी इससे क्या होता है, हमारी जो तंत्रिकाएं बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाती है, क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाते हैं। इसीलिए क्या उड़ो या लड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक। जो संकट काल में विशेष परिस्थितियों में क्या करता है, उत्तेजित करने, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब जैसे हमने लोगों ने सबको देखा, क्या करते हैं, एक एनर्जी ऐसा आ जाता है जैसे लगता है हमारे अंदर पवन देव आके बैठ गए हूँ कि भाई साहब भागो यहाँ से। होता कि नहीं होता? तो आपने सभी लोगों ने फील किया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार देख लीजिए, ट्राई करिएगा, मजा आएगा, ठीक। खैर आगे चलते हैं। परितृप्ति और प्यास के केंद्र के मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित किस भाग में अवस्थित है? आप बताइएगा किस भाग से हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, किससे पता चलता है? आपके बॉडी में दोस्तों हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का ही ये काम है, भूख, प्यास या फिर ताप नियंत्रण वाला जो काम होता है, या प्यार करना, किसी से आप प्यार करते हैं, आई लव यू बोलते होंगे, तो वही वहीं से आपके दिमाग में आता है, भाई साहब इनको बोल दिया जाए, किसी को देखा बस करो, ये हमारे लिए ही पैदा हुई है, ऐसा कुछ सोचते होंगे ना। तो खैर मजाक कर रहा हूँ, देखिएगा, खैर खैर किसी के मन में होता है तो कहने में क्या हर्ज है। हम लोग भारतीयों की ये समस्या ना, मन में बहुत कुछ होता है, बोल नहीं पाते हैं, और इसी वजह से पता चला हमारा प्यार दो बच्चों की माँ बन गई किसी और के। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, कीड़ा आज के केंद्र बिंदु पर मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। आगे है रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। दरअसल होता क्या है कि जैसे जब आपको प्रेशर बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाइपोथैलेमस ही होता है, वो क्या करता है, आपको नियंत्रण में लाता है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है आपके इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने दिया है, बार बार इसे समझा रहा हूं। जो इंसुलिन आपका अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज आपने सुना होगा, पैंक्रियाज हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय के होता है, वहीं से लैंगरहिंस की दुबकाएं होती हैं, वहां एक 3 सेल होती है, एक अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। बीटा वाली सेल्स क्या होता है, इंसुलिन का स्रावित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बीटा वाली सेल से क्या है, इंसुलिन का स्रावण होता है, और इससे गामा से क्या होता है, सोमैटोसिन होता है, क्या सीमेटोसिन होता है। सीमेटोसिन से क्या होता है आपका, जो कुछ व्यक्तियों में आपने सुना होगा, बहुत मतलब छोटी उम्र में क्या होता है, बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं, भीम काय जैसी स्थिति, इससे गामा की वजह से होता है। और जो आपका अल्फा होता है, इससे ग्लूटोगिन नामक प्रोटीन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। दरअसल ये प्रीवियस ईयर है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ये लगे कहाँ मैं फंसा रहा हूँ, डिटेल इतना ज्यादा हो रहा है। बस इतना ध्यान देना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए प्रश्न कैसे बने हैं। अगर आपको नहीं तैयार ऐसे टॉपिक, आपको तैयार करना है। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है आप इसके क्वेश्चन रट लीजिए, बल्कि पीवाईक्यू का मतलब ये होता है आप इसके तरीकों को समझिए कि आखिर आयोग ने कैसे प्रश्न पूछा है और आगे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहिंस की द्वीपिकाएं के बीटा सेल के द्वारा होता है, ठीक है। यह रुधिर में शर्करा मतलब जो शुगर होता है ना, शर्करा में शुगर का नियमन करता है, और इसकी कमी से क्या व्यक्ति में मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है, और इसकी अधिकता से क्या होता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कार्यकी से संबंधित है, देखते हैं क्या फिजियोलॉजी इसे कहते हैं। देखिए क्या है प्रश्न है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है, अवांछनीय होता है, ठीक। अगला क्या है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मिलोटिन का उत्पादन अधिक होता है। नहीं दोस्तों, मिलोटिन का उत्पादन अगर अधिक होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि अगर मिलोटिन का उत्पादन होगा तभी हमें निद्रा आएगी। होता क्या है, जब अंधेरा हो जाता है रूम में तब हमें निद्रा आती है, और अंधेरे में ही समय क्या मिलोटिन का उत्पादन हमारे मस्तिष्क में होने लगता है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन आपका आर गलत है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा, देखिएगा। ये आर गलत है, ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मिलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है, ध्यान देना, रात में जब आप सोने जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तभी इसका क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। आगे क्या, मिलाटोनिन मानव मस्तिष्क दोनों कानों के बीचों बीच पेनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है, ठीक है। आगे क्या है, और बाद में रक्त में मिल जाता है। पिनियल ग्लैंड के सीधे आंखों से जुड़ी होती है, और इसी ग्रंथि पर
प्रकाश का अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। चूंकि मेलाटोनिन जो है पिनियल ग्लैंड से जुड़ा है, पिनियल ग्लैंड जो है मस्तिष्क आंख से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है इसको ये प्रभावित करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे शाम होती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, अतः रात का हार्मोन्स और अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ में आता, जो इलाहाबादी लोग हैं जो दाल भात चावल खा के सोते हैं दिन में, इनके लिए 2 रातें होती है ना इलाहाबादियों के लिए। एक बार रात में सोएंगे 10 बजे, मान ली 12 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठे, ठीक है। उसके बाद करीब 12 बजे तक खाना वाना खाएंगे, 2 बजे तक, 2 से फिर 4 एक बार शिफ्ट या 5 तक शिफ्ट मार देंगे। इनको कौन सी मेलाटोनिन होता है जो अपने आप बढ़िया से सोते रहते हैं। खैर, मजाक का विषय है, आगे चलते हैं। पौधों में गोटी लगाने के कार्य का उद्देश्य पूर्ति हेतु किया जाता है। क्या मतलब होता है जो गोटी का लगाया जाता है? क्या है? कीटों का नियंत्रण, वनस्पति प्रसारण, बीजों का अंकुरण या खरपतवार का नियंत्रण। ऑप्शन क्या होगा? वनस्पतियों का प्रसारण। ठीक है, देखिएगा, पौधों में गोटी लगाना कृत्रिम काय के प्रवर्धन का एक तकनीक है जो वनस्पति प्रसारण हेतु किया जाता है। ठीक है, इसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों का विकसित होने दिया जाता है। दरअसल होता क्या है, मान लीजिए मैं बता दूं इससे होता क्या है, इसका मतलब क्या है। गोटी मतलब इसे मोल्ड कहते हैं, इंग्लिश वर्ड में माउल्ड कहते हैं। मान लीजिए वृक्ष है, कोई एक वृक्ष है, इसका ये तना है, करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा छील देंगे, फिर छीलने के बाद इसका जब आ जाएगा सरफेस आ जाएगा, यहाँ पे कुछ उर्वरक मैन्योर को खाद उद लगा के पतले से यहाँ पे हम बांध दें कुछ दिन के लिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ जड़ निकल आएगी, यहाँ से फिर एक पौधा आपका निकलने लगेगा। इसे वेजिटेटिव कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे के एक नया पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक है, यही चीज इस प्रोसेस में होता है। अगला क्या है, तुलसी के पौधे के औषधीय महत्व निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तुलसी हम जिसे हम तुलसी माँ समझते हैं, ऐसी क्या विशेषता होती है जिसको हम इतना महत्व देते हैं? क्या है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल फ्लोरेनाइड्स या लिथियम बाइकार्बोनेट। क्या है इसका दोस्तों? फिनोल फ्लोरेनाइड्स। क्या है इसमें? देखिएगा, इस पर देख लीजिएगा, देखिएगा, तुलसी ऑस्मियम सेक्टस एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटोरसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी और प्रतिऑक्सीकरण के गुणों के कारण क्या करते हैं, विभिन्न गंभीर रोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्तों के अर्क में फ्लोवेनाइड और सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं। इससे औषधीय गुण भी वृद्धि होता है। अब जो अमेरिका लोग पेटेंट करा लेते हैं, मुझे ये नहीं समझ में, बेवकूफ, तुमको समझ नहीं, जहां तुम पैदा नहीं हुए तब से भारत के पास आयुर्वेदिक ज्ञान है, तुम हमें ज्ञान मानने चले देते हो। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब आगे आप हमने कुछ सुमिलित करने के लिए पूछा है, क्या है इसमें? देखिएगा, चुकंदर, शहद, कपास और दूध। दूध में क्या होता है दोस्तों? लैक्टोस होता है। बिल्कुल सही है, लैक्टोस होता ही होता है। अब इसमें पूछा क्या है, नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। लैक्टोस होता है, बिल्कुल। कपास में सेल्यूलोज होता है कि नहीं होता है? अब बताइएगा, बिल्कुल होता है। शहद में ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है? बिल्कुल फ्रक्टोज होता है। ध्यान दें, अगर कभी शहद में सुक्रोज आ जाए, सुक्रोज नहीं होता। सुक्रोज अगर ऑप्शन शहद में आ जाता है कभी भी, उसमें सुक्रोज नहीं बल्कि फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्यों? क्योंकि ये फूलों और पौधे की जो ग्लूकोज की शर्करा होती है, जो मधुमक्खियां उससे लेती है, ना कि सभी का। ठीक है, चुकंदर में चीनी होता है, बिल्कुल। जो यूरोपीय देश होते हैं दोस्तों, जो खास करके जो यूक्रेन वगैरह जो कंट्री है, रशिया कंट्री है, वहां पे गन्ने से चीनी का उत्पादन न करके किससे किया जाता है आपका? इसे किया जाता है, चुकंदर से किया जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर उसका महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन इसमें चारों सही है, देख लीजिएगा। चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास सेल्यूलोज और दुग्ध क्या है आपका? लैक्टोस। ठीक, आगे क्या है? आगे आपसे रोग और उपचार के बारे में जो चैप्टर है इसके बारे में दिया है, तो अभी हमें देख लेना है कौन कौन से रोग हैं और उसके क्या उपचार है इसके बारे में। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम था दोस्तों सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने ऐसी ही खोज की थी। अच्छा, ये बताइएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो मलेरिया रोग होता है वो कौन सा मच्छर काटती है, मादा या पुरुष? नर होता ना, नर मच्छर होते हैं, मादा मच्छर होते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा कौन सा मच्छर इसको काटते हैं, किसका मच्छर काटने से ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सर रोनाल्ड लॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों, इसके वाहक कार्य मादा एनोफिलीज करती है। खाली आपसे तो मिल ही गया है, मादा एनोफिलीज करती है। क्यों करती है मादा एनोफिलीज? क्योंकि जब ये प्रसव अवस्था में होते हैं उसको प्रोटीन या खून की आवश्यकता होती है, और नर नहीं करते। नहीं, नर जो होते हैं, जो फूल पौधे होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, ना कि मानव के शरीर से। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या हुआ, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में। देखिएगा, अब सामने अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस एक क्या है? अब बताइए। सिलिकोसिस, देखिए, एक सिफिलिस होता है, एक सिलिकोसिस होता है। और जो सिलिकोसिस होता है दोस्तों, ये फेफड़ा संबंधित बीमारी है। क्या है? फेफड़ा संबंधित बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारी होती है। एक जो सिफिलिस होता है, यह स्त्रियों में होने वाली बीमारी। किसमें होती है? स्त्रियों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधी रोग है जो धूल कणों की उपस्थिति सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य फेफड़ों में पहुंच जाता है। जैसे होता क्या, हम लोग क्या करते हैं, जब से धूल वगैरह जो चलता है तो हमारे नासा द्वार के द्वारा जो सिलिका होती है या फिर धूल कण जो होते हैं, जाके श्वसन नाल में या वायु कोष्ठक में जो बैठ जाते हैं। इसकी वजह से हमें जो समस्या होती है, इसी समस्या के कारण ये समस्या होती है सिलिकोसिस। और वो स्त्रियों में यौन संबंधी समस्या होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। डीपीटी तृतीय प्रतिजनन बच्चों को दी जाती है, किसके बचाव के लिए? डीपीटी। डीपीटी जो बीमारी होती है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनिस। ठीक है, ये कौन कौन सा? इसे अगर हिंदी में देखेंगे, इसका नाम क्या होगा? रोहड़ी, कुकुर खांसी और टिटनिस। इन तीनों रोगों के लिए दिया जाता था। बैक्टीरियल डिजीज है। होता क्या था, इसकी वजह से कभी पहले क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा जान चली जाती थी। इसी वजह से क्या है, इसके इलाज में ऐसा काम किया जाता है, इसके टिटनेस के टीका दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा। रोहड़ी या डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकुर खांसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है। ठीक है, और टिटनिस, टिटनिस में क्या होता है कि कभी कभी आप जानते होंगे, जब आदमी को जैसे चोट लगी मूर्छा वाले आइलैंड से, और ये बैक्टीरियल डिजीज है, और उसने टिटनेस का वैक्सीन नहीं लिया, टीका नहीं लिया, इंजेक्शन नहीं लगवाया, होता क्या है, उसको उसके शरीर एकदम अकड़ जाती है। जैसे धनुष होता है ना, धनुष जिससे मान लीजिए धनुष है, ऐसे धनुष जैसी संरचना हो जाती है, और उसमें लॉकजॉ मतलब ये होता है कि उसका जबड़ा एकदम लॉक हो जाता है, इसीलिए उसे लॉकजॉ भी कहा जाता है। ठीक है, टिटनेस में वो बहुत खतरनाक होता है। हमारे यहाँ एक मैं आपको केस बताऊं, मेरे यहाँ एक ट्रक ड्राइवर था, उसका एक्सीडेंट हुआ और लड़ा जब, तो वो इसलिए नहीं मरा कि क्या नाम है कि एक्सीडेंट से मर गया, लड़ा जीवित था। डॉक्टर ने क्या काम किया, उसका ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के समय उसने उन टिटनेस की दवा उसको लगाना भूल गए, जिसकी वजह से क्या, वो उस वजह से मर गया था। ठीक, टिटनेस होने से। खैर, आगे चलते हैं। धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशुओं को डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, तीनों रोगों को जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है। ऐसा नहीं कि क्या नाम है किसी अन्य से, किसी बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृक्क से मूत्र से निस्तारण नियंत्रण करता है। अब बताइए कौन सा? टीएसएच, एसीटीएचएच, पीएसएच या एडीएच। दोस्तों जो एडीएच होता है, एडीएच क्या करता है, हमारे जो मूत्र को नियंत्रण की मात्रा करता है, कितना होगा, गाढ़ा होगा या पतला होगा, ये काम कितना है, एडीएच का होता है। क्या है? एडीएच का होता है। ठीक है, देखते हैं। पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क के मूत्र की मात्रा का निस्तारण करता है। ठीक है, नियंत्रण करता है। इसी समय ये क्लियर हो जाता है हमें कितना मूत्र स्रावित करेगा ये शरीर, ये सब काम किसका है, उसी का है। ठीक है, आगे देखिएगा। ट्यूमर संसूचित करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन है? देखिएगा, ये जितने रेडियो समस्थानिक आपको नीचे दिए गए हैं, सभी से समस्या की जो कैंसर वाली समस्या होती है उसका निजात किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट से भी किया जाता है, सोडियम से। सोडियम क्या होता है? रक्त कैंसर से संबंधित समस्या किया जाता है। कार्बन 14 की क्या काम है? कार्बन 14 काम दोस्तों जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म की उम्र निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, और आर्सेनिक 74 से क्या काम है? आर्सेनिक 74 से क्या कहते हैं, ट्यूमर वाली जो समस्या होती है उसके समाधान में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त
रेडियो समस्थानिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने जस्ट ऊपर चर्चा किया। अब परिसंचरण के लिए, जो परिसंचरण तंत्र की जो समस्या होती है, जहां खासकर कैंसर की समस्या के समाधान के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसी का प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैंसर के उपचार हेतु कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। जो सामान्य कैंसर होते हैं उसमें कहा कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, जबकि जीव जंतु या अवशेषों को पता लगाने के लिए, उसकी उम्र की पता लगाने के लिए मैंने बताया था कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सामने। हाल ही में वैज्ञानिक ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर से उत्पन्न करता है। यानी कि हमें, चूंकि जो एल्जाइमर रोग होता है कैसा रोग है? ये मस्तिष्क संबंधी रोग है, और किस वजह से होता है इसके बारे में बताया है। क्या नाम है इसके? सामने आगे देखिएगा, एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन, एमिलाइड लेप्टिक प्रोटीन। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन। ठीक है, देखिएगा, वह प्रोटीन है, यह वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक एल्जाइमर रोग को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, वह बीटा बीटा एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन है। ठीक है, आगे आपके सामने कुछ रोग दिया गया है और कहां होता है कौन सा रोग, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्या है? मलेरिया, फाइलेरिया, ल्यूकेमिया या फिर एंसेफेलाइटिस। अब आपके सामने दिया है, बताइए कि कहां कौन सा रोग होता है। अब बताइएगा, पहला क्या है? मलेरिया। मलेरिया कहां होता है दोस्तों? मलेरिया जो होता है रक्त कोशिकाओं में होता है। कहां होता है? रक्त कोशिका। रक्त कोशिका मतलब क्या है? रक्त में ही तो जाके इसको होस्ट क्या होते हैं? जो प्लाज्मोडियम होस्ट होता है, इसका जो प्रोटोजोआ होता है कहां जाता है? रक्त में ही तो जाता है, यानी ए में 5। ठीक, फाइलेरिया। फाइलेरिया दोस्तों लसिका प्रभावित है। जो लसिका ग्रंथ होती है आपकी, अपने लसिका पढ़ा होगा ब्लड वाले चैप्टर में, ये प्रभावित होती है। ठीक है, एनिफ्लाइटिस। एनिफ्लाइटिस जो होता है दोस्तों आपका, इसमें मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क आपका प्रभावित होता है, यानी सी में 2। और ल्यूकेमिया जो है दोस्तों, ल्यूकेमिया ये फिर व्हाइट ब्लड सेल से संबंधित है, अस्थि मज्जा से संबंधित है। ठीक है, बोन मैरो से, यानी डी में 5। ठीक, देखिएगा, सम्मिलित कर लीजिएगा। ठीक है, अब खैर मैंने बता दिया है, इसको एक बार डिटेल देख लीजिए। मलेरिया रक्त कोशिका, फाइलेरिया लसिका, मस्तिष्क स्रोत किसने? मस्तिष्क से संबंधित है। और ल्यूकेमिया या क्या? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। ल्यूकेमियम क्या होता है? इसमें WBC की मात्रा बढ़ने लगती है। WBC की मात्रा जब अप्रत्याशित रूप से बढ़ने जाती है, इसे कैंसर होने लगता है। क्या हो जाता है? कैंसर होने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या है? स्वप्रशिक्षित रोग, संधिवात या संधिशोध, अनुवांशिक रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिंचड़ी रोग, मानसिक रोग और मनोविदलता। खैर ये गूगल ट्रांसलेटेड है, आप इसमें बताइएगा, बस बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं। आप ये बताइए, क्षय मतलब होता है टीबी। टीबी कभी अनुवांशिक होता है? नहीं, टीबी जो है बैक्टीरियल डिजीज, कैसे? बैक्टीरियल डिजीज है, न कि अनुवांशिक डिजीज है। ठीक है, बाकी जो है आपका क्या है? सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस यच्छा या तपेदिक नाम से भी जाना जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। ठीक है, इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम आना, सांस फूलना, जो टीबी वगैरह मरीज को आपने देखा होगा, ये सब समस्या होती है ना, तो यही सब समस्या होती है। ठीक है, इनका इलाज क्या होता है? ना होने पर क्या लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आगे क्या है? फिर से एक बार आपको वही सामने प्रश्न आ रहा है, कहां कौन सा सुमेलित है। ठीक है, कोबाल्ट से कौन सा रोग का समाधान हो? आयोडीन से क्या हो रहा है? सोडियम 24 से क्या होता है? आर्सेनिक से क्या होता है? अभी हम लोग जस्ट देखे तो ऊपर आर्सेनिक से कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है? ट्यूमर का, ए में 3। ठीक है, अब ये कोबाल्ट से क्या पता चला? कोबाल्ट से कैंसर का रोग का निदान होता है। आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है दोस्त? थायराइड। थायराइड ग्रंथि की जो सक्रियता होती है उसको इलाज के लिए हम आयोडीन को जो समस्थानिक होता है उसका प्रयोग करते हैं। याद कैसे करेंगे? आप भूल जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। थायराइड ग्रंथि किसके से प्रभावित होती है? जो घेगा होता है आयोडीन के, तो आयोडीन जो 131 होगा उससे होगा। सोडियम, ये बताइए नमक खाने से क्या होता है? हमारा रक्त कम या ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्या होगा? इसका रक्त होगा, यानी डी में 2। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा इसका, खैर मैंने बता दिया है। ठीक, आर्सेनिक 24 प्रयोग कहां का किया जाता है? ट्यूमर में किया जाता है। कोबाल्ट का कैंसर में किया जाता है। आयोडीन का थायराइड में किया जाता है। और सोडियम 24 का रक्त संचरण के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कि कौन सा
बर्ड फ्लू का कारक है। इसमें दो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, एक बर्ड फ्लू होता है, एक स्वाइन फ्लू होता है। बर्ड फ्लू में दोस्तों जो होता है H5 होता है, N1 होता है। जो बर्ड फ्लू होता है उसमें क्या होता है, H5 होता है, N1 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग प्रचलित है, जिसको जो H5N1 नामक वायरस से संबंधित है। ध्यान दें, जो बर्ड फ्लू जो समस्या है कैसा है, वायरस जनित समस्या है। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है और मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। और H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरह से प्रभावित कर सकता है। कौन सा? एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्य को पहुंचकर, दूसरा संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो लोग मुर्गियां वगैरह को पालन करते हैं उनको ये समस्या ज्यादा संवेदनशील होती है, कभी कभी वहीं से फैलता है। ठीक, आगे चलते हैं, वरना चिकन खाओ मत। क्या है? एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं, कहां से होते हैं दोस्तों? कवक से, विषाणु से, आवृतबीजी से, जीवाणु से। अब बताइएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से क्या किया जाता है? अधिकतम एंटीबायोटिक का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आंख, यदि आंख लेंस में अपारदर्शी हो जाए तो आंखों का रोग कहा जाता है, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। होता क्या है, आंख के लेंस पे क्या होता है, प्रोटीन की लेयर जम जाती है। उसी प्रोटीन की लेयर की वजह से क्या होता है, हमें दिखाई कम पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये समस्या आती है। आगे चलते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस पे क्या अपारदर्शी होने से होता है, या निकट दृष्टि दोष से दूरी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। मतलब क्या है, हमें क्या होती है, वस्तुएं ठीक से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती। ठीक, क्या होता है? और कार्निया, आंख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता। और ग्लूकोमा बीमारी आंख के पीछे वाले स्थित तंत्रिका तंत्र पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जो ग्लूकोमा वगैरह बीमारी होती है इससे संबंधित होती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है? निद्रा रोग। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस किसके नाम से होती है बताइएगा? विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम कमी से, या फिर रक्तचाप के बढ़ने से, या फिर ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोश की जीव से। अब बताइए दोस्तों, ये जो निद्रा रोग है ज्यादातर महिलाओं में होता है, और अच्छा ये खैर सभी में होता है। विटामिन सॉरी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, ना कि महिलाओं में ज्यादा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर इसमें एक बीमारी होती है, मैं बताता हूँ आगे। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस ट्रैपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसका वाहक सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी होती है। ट्रैपोनोसोमा रुधिर, सेरिब्रो स्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव के वाह्य कोशिका हृदय पेशियों द्वारा क्या होती है, अंतः कोशिकीय परजीवी है, जो निद्रा रोग से क्या होते हैं, पीड़ित होती है। ठीक है, और निद्रा बोझिल और उगता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को उगता रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है। ठीक, एड्स का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, फफूंद होता है, वायरस होता है, या फिर अमीबा होता है? क्या होता है दोस्तों? वायरस होता है। एड्स का वायरस क्या है? वायरस होता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। एड्स का पूरा रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जिसका अर्थ क्या, शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता क्षीण हो जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम यह रोग 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, और किंतु आज यह विश्व में फैल चुका है। ठीक है, इसमें जो T4 लिम्फोसाइट होती है, ये बहुत ज्यादा यही कम हो जाती है। ये HIV के प्रमुख होस्टक के रूप में, पोषक के रूप में काम करते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? क्या है इसके सामने? स्टेरॉइड होता है, विटामिन उत्प्रेरक, कीटनाशक। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल से क्या हो जाता है दोस्तों? स्टेरॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेरॉइड हो जाता है। देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है या लिपिड का एक प्रकार का है। ध्यान दीजिए, क्या लिपिड एक प्रकार का जो इसमें स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड आपके शरीर के थोड़ा खतरनाक भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ होता है, यह वसा का ही एक रूप है, जो लीवर में पैदा होता है, और शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब ज्यादा हो जाता है तो ह्यूमन की जो वेन्स होती है उसमें जाके जम जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, जो वेन्स बंद होने, धमनियां जो होती हैं बंद होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक वाली समस्या बन जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकतम मात्रा से हृदय धमनियों में रक्त प्रवाह बाधा होती है, जिसका हृदयघात या हार्ट अटैक हो जाता है। अगला क्या है आपके सामने? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन क्या है? खसरा, पोलियो, रेबीज, क्षय रोग, टीबी।
इसे क्षय रोग क्या कहते हैं? टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। यह विषाणु जनित बल्कि बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्या है? पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो मिलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, यह रेबीज एवं खसरा भी विषाणु जन्य अन्य रोग, जन्य जो खसरा होता है, विषाणु खसरा, रेबीज, ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जबकि जो टीबी होता है, जो तपेदिक जिसे कहते हैं, क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है। आगे चलते हैं, और इसका कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके जुगाड़ जो होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम होता है कि पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका कोशिश करिएगा एक फैक्ट टाइप में बना लीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा, आपको फैक्ट दिलाऊंगा, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्तशीलता, स्कारवी या फिर अधिकता? इसमें ध्यान दें, जो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। रक्तशीलता जो होता है दोस्तों यही होता है, क्योंकि होता क्या है, इसे एनीमिया कहा जाता है, इसे आयरन की कमी से ही होता है। स्कारवी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। शरीर में लोहे की कमी से क्या होती है? एनीमिया। जिससे क्या? एनीमिया ज्यादातर दोस्तों जो महिला होती हैं उनमें यह ज्यादा समस्या देखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है? 10 से 20 मिलीग्राम की होती है। होता क्या है? इसका स्रोत मांस, अंडे, फल, सब्जियां आदि होती हैं। ठीक है, जो फलियां वगैरह होती हैं उससे होती हैं, और हरी सब्जी इसके अच्छे, जो पालक वगैरह होता है इसके अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंजाइम इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। आगे चलते हैं, चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वरदांत पुरुष जो मतलब कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं का विवाह एक समान स्त्री से होता है, इस जिसके माता पिता की दृष्टि समान थी, उसके बच्चों को निम्नलिखित में कितने संभावना है वरदांत होने की? जैसे होता क्या है कि जिसके वाहक कितने होते हैं, ध्यान देना है, पुरुष वाहक नहीं होता, जब भी वाहक होगी स्त्री वाहक होती है। और इसमें इसके जो बच्चे होंगे, जो कि स्त्री में है नहीं, इसलिए बच्चों में इसकी 0% संभावना होती। अगर मां में होता तो यही संभावना कितनी हो जाती? 50% संभावना हो जाती, बच्चे क्या होंगे? आपके वरदांत होंगे। ठीक, देखिएगा जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, एक वरदांत पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता क्या हैं कि दृष्टि समान थी। ठीक है, स्त्री के माता पिता की दृष्टि समान होना दृश्य रूप प्रारूप प्रदर्शित करता है, जिससे क्या होगा? इसका ये समस्या नहीं आएगी। ध्यान देना है, इसमें तभी होगा जब माता प्रभावित होगी। अगर माता प्रभावित नहीं है तो बच्चों में नहीं आएगा। ठीक है, आगे आइए। प्रथम स्थिति के अनुसार क्या होता है? उत्पन्न स्त्री का विवाह वरदान पुरुष से होने पर कोई भी संतान क्या होगा? वरदान नहीं होगी। लेकिन द्वितीय स्थिति में अगर वाहक स्त्री का विवाह क्या होगा? वरदान पुरुष से होने पर 50% संभावना का। मैंने कहा ना, अगर स्त्री वाहक हुई, अगर स्त्री में यह समस्या रही तो क्या होगा? 50% संभावना होती है ऐसा होगा, वरना ये 0% संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस से द्वारा होता है? ये जो समस्या है ना, वायरस जनित रोग या फिर बैक्टीरिया जनित रोग या फिर परजीवी जनित रोग, ये बहुत ही कॉमन है और हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसके लिए तैयार रखिएगा। ठीक, ऑप्शन क्या है सामने? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा। दोस्तों ये जो समस्या मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। क्या है? प्रोटोजोआ। डिप्थीरिया और ये हैजा, ये क्या है? इसके बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस जो है आपका वायरस की वजह से। ठीक है, देखिएगा, हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत में क्या होता है? सूजन जैसी समस्या, जलन पैदा होती जाती है, जिसे हेपेटाइटिस बी वायरस हो या हेपेडीएनए वायरस के परिवार का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, अक्सर ने पूछा क्या है? पूछा क्या? गेहूं में पाए जाने वाला एक रोग है, यह अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है, जूट कंठ जौ में पाया जाने वाला रोग या सल्ट हेस्मट कहते हैं, यह खैरा धान में पाए जाने वाला एक रोग है। आप बताइए किसमें कौन सा? दोस्तों ये जूट कंठ होता है, इसमें नहीं होता। ये किसमें होता है? ये ज्यादातर गेहूं वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा
मिथ्या कंठा या झूठ कंठा धान की फसल की कवक जनित रोग है, जबकि अन्य क्या है, इसकी विकल्प क्या है आपका, गलत है। ठीक है। मक्के में सफेद कली किस तत्व की कमी की वजह से होता है, आप बताइएगा। नाइट्रोजन, कॉपर, मैग्नीशियम या जिंक। जिंक की वजह से, जिंक की वजह से क्या होता है दोस्तों, मक्का में ये समस्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब इसको आप लिस्ट बना लीजिएगा, मैं आपको अपने वीडियो में, अलग वीडियो आएगा मेरा जल्द ही, उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया जनित बीमारी, बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, पुरुष पौधों में और मनुष्यों में, सब में क्लासिफाई करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। आप निश्चित, मैं कह रहा हूं, आप उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए कि एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, बस कोशिश करिए उसे कंसंट्रेशन के साथ देखने की। ठीक, आगे चलिएगा। जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व है जिसकी पौधों की बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधे की नई पत्तियां और पत्तियों की शीर्ष लगभग सी हो जाती है। ठीक है, सफेद कली या व्हाइट बड रोग कहा जाता है। आगे चलते हैं। इबोला वायरस का नाम लिया जाता है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, या फिर एक नदी के नाम से, या फिर एक पर्वत के नाम से, बताइएगा। दोस्तों जो इबोला है, इबोला जो है एक नदी के नाम पे रखा जाए। किसके नाम पर रखा गया, नदी के नाम पे। कहां पे ये नदी जो है अफ्रीका में है। ठीक है, देखिएगा। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी जो कांगो अफ्रीका के पास में स्थित है। कहां पे है, कांगो जो है, कांगो देश अफ्रीका कंट्री है ना, वहां पे इसे देखा गया था, इसलिए उसी के नाम क्या रख दिया गया इसे, इबोला नदी रख गया। ठीक है, इबोला रोग रख दिया गया। यह एक गांव में की गई थी, इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। ठीक है, इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है और मरीज के पसीने से और खून से क्या है, यह और फैलता रहता है। ठीक है, और श्वास से बचकर रहना चाहिए। और जिससे होता क्या ना, हम लोग क्या करते हैं, पास पास बैठ के रह जाते हैं, या फिर कोविड जब आया था हम लोग क्या करते हैं, 2 गज की दूरी है जरूरी, हर कोई मास्क लगा के बैठा है, कोई कितना बड़ा रिश्तेदार क्यों ना, भैया दूर रहो वरना हमारे घर मत आओ। कोविड में क्या हुआ था, लोग इतने जागरूक हो गए थे, लोगों के अंदर इतना डर था, खैर, कि लोगों ने एक दूसरों के यहाँ आना जाना छोड़ दिया, है कि नहीं। और कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप रहा कोरोना। खैर चलते हैं आगे, ये सब बताने वाला इश्यू नहीं है। श्वास से बचकर रहना चाहिए। इसके चपेट में आने वाले टाइफाइड, कलरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं और नसों और मांसपेशियों के खून उतर आता है। इससे बचाव करने के लिए खुद क्या करें, सतर्क रहना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अब अनुवांशिक जो इंजीनियरिंग है इससे संबंधित पूछा गया प्रश्न है। अब आपको बताना है कहां कौन सा होगा, क्या है। अगला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, साधारणतः एरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है, कहां पाया जाता है दोस्तों, तंबाकू खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या गेहूं खेत में। ये कहां पाया जाता है आपका, तंबाकू के खेत में। कहां पाया जाता है, तंबाकू के खेत में। कब पूछा गया, आरो 2014 में। एरो बैंकी खरपतवार एक परजीवी किस्म का पौधा है जो तंबाकू के अलावा आलू, टमाटर के खेतों में भी पाया जाता है। ठीक है, इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्ण भागों में लगभग 150 से प्रजातियां पाई जाती हैं। गोल्डन चावल की प्रचुरता होती है दोस्तों। दरअसल होता क्या था, इसे फोर्टिफाइड चावल कहा जाता है। पहले जो चावल खाया जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा थी। ज्यादातर हमारे जो गरीब जनता है वो चावल की सेवन ज्यादा से करती है, इसकी वजह से क्या, उसमें विटामिन ए की कमी होती थी। इसी की पूर्ति के लिए इसे विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, विटामिन ए को पूर्ति करना। ठीक है, देखिएगा। सुनहरा चावल या ओरा राइजा सोटाइवा चावल की एक किस्म है जिसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए जैसे पोषक तत्व क्या होता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया जाता है जहां पर आहार के रूप में विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक तकनीक प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कभी कभी जब विवाद हो जाता है कि पुरुष कहता है कि भाई साहब ये जो लड़का पैदा हमारा लड़का ना हुआ, तो महिला कहती नहीं भाई साहब तुम्हारे है, आप प्रमाण कैसे, महिला तो सिद्ध नहीं कर सकती। पहले के जमाने में क्या होता था, बाप अगर मना कह दिया नहीं हमारा लड़कियां ना हुआ तो क्या हो, तो पता चले औरत बेचारी परेशान हो जाए, हमारा लड़कियों का टेस्ट हो। तो अब क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, चला तुम्हारा लड़का ना, चलो चार्ज कराए थे तुमका, बताए थे तुम्हारा लड़का है कि ना हुआ, और निकल गया। तो हमारे यहाँ एक था, वह में एक स्त्री थी, उसकी शादी हुई,
उसके पति का एक लड़का हुआ, उसने ससुरा क्या काम कहा, कि हमारा लड़का ही नहीं हुआ। बाद में जब केस शेस हुआ, जब डीएनए साबित हो गया नहीं इसी का लड़का है, कोर्ट उनको पिटवाई भी थी और फिर उनसे हर्जाना भी दिलवाई थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है इसका, देखिएगा। शिशु का पितृत्व स्थापित करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग बलात्कार की हत्या जैसी सामाजिक जो कुरीतियां हैं इसके सुलझाने में किया जाता है। डीएनए सैंपल ले भाई, सब इनका देखते हैं कहाँ जाते हैं ये। ठीक, और आजकल लोग इसलिए बहुत ज्यादा बचने लगे हैं, अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं। सुलझाना, अनुवांशिक रोगों की पहचान करना, पशुओं वंशावली विश्लेषण, वांशिक पेड़ों पौधों के चयन में किया जाता है। ठीक है, यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश एवं व्यक्ति के गुणसूत्र विशिष्ट अनुवांशिक गुण प्रदान करने के आधार पर होता क्या है ना, हर व्यक्ति का डीएनए अपना अलग अलग होता है। इसी समय पता चल जाता है कि किसका डीएनए है या किसका नहीं। अगर ये पता चल गया तो स्वाभाविक है हमारी समस्या का समाधान हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। एक निश्चित स्वरूप होता है जो उस व्यक्ति वंश या संबंधी के अनुरूप क्या करता है ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति के डीएनए के प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते, ध्यान देना है। इस तकनीकी डॉक्टर लालजी सिंह के नाम से जुड़ा हुआ है। आगे चलिएगा। जीवाणुभोजियों या जिसे बैक्टीरियोफेज आपने सुना होगा, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, संबंध किससे है? ठीक है, क्या है इसमें देखिएगा। जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। जीवाणुभोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, जो आपके वायरस होते हैं दोस्तों, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं या बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं, उसे बैक्टीरियोफेज या क्या बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणुभोजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके सही है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। वे विषाणु जो साइंस एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों ना, इसमें आपको कभी कभी लगेगा यह कैसा वर्ड दे रखा है, तो साइंस में अगर आपको अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी आती है वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है साइंस में। अगर आप नहीं जानते हैं शायद आपके लिए समस्या हो सकती है थोड़ा बहुत। इसलिए जब आप पढ़िएगा कोशिश करिए अंग्रेजी से ताल्लुकात रखने का। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी हमारी दुश्मन है, इसको हम नहीं छुएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो संक्रमित करते हैं जीवाणुभोजी कहलाते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीवाणुभोजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? क्लोन क्या, क्लोन कहा जाए, क्लोन नहीं क्लोन कहा जाता है। क्लोन आप समझते हैं ना, क्लोन का मतलब ये होता है जैसे माता पिता वैसे ही उसका बच्चा। यानी जैसे मान लीजिए एक आदमी है, इसका सेम टू सेम अगर कोई दूसरा आदमी बना दिया जाता है, उसे क्लोन कहा जाता है। और सर्वप्रथम किसको बनाया था? भेड़ के डेवलप किया गया। किसका? भेड़ का डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। डॉली नाम था इसका। डॉली भेड़ और प्रथम क्लोन की गई थी और 1996 में इसे स्कॉटलैंड में पैदा किया गया। तो कुछ दिन बाद ये समाप्ति हो गई थी। फेफड़े की बीमारी के कारण 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई। उसके बाद गरिमा नाम जैसे भैंस बनी है, फिर कई क्लोन की प्रजातियां बनी धीरे धीरे। अब हमें ये देखना है विविध में ये देखना है कौन कौन से ऐसे प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन क्या है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण और जल, फिर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन और विटामिन। क्या होगा इसके दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ध्यान देना, जो विटामिन होते हैं, विटामिन कभी भी आपको ऊर्जा नहीं प्रदान करते शरीर में। ये केवल उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उसमें सहायक होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और प्लस का नाम है कुछ मिनरल्स होते हैं, उनकी आवश्यकता प्रदान करते हैं, बट ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। शरीर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हुए क्या कहते हैं रोगों से बचाता है। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ क्या कहते हैं ऊर्जा के संग्रह में भी कार्य करता है। ठीक, और प्रोटीन क्या है? शरीर में जो क्षति होती है, शरीर के जो निर्माण के काम कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। ठीक, और प्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन है। आगे क्या है? एक बीज अंकुर
अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां आवश्यक है, मतलब जिससे होता है जब बीज बोते हैं जमीन में, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियों की जिसके लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। उसमें सबसे पहले नमी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, प्लस अच्छा खासा तापमान, जो उसके तापमान जिस बीज का है किस टेम्परेचर में उससे पैदा होना चाहिए उसके अनुकूल टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसको ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। 3 चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। क्या क्या, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप धान की खेत है, धान की फसल है, आप उसे बहुत गर्मी में नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। गेहूं की फसल है तो उसे गर्मी में नहीं पैदा कर सकते, इसलिए कुछ ऐसी फसलें होते हैं उनकी अपना सीजन बने हुए हैं, उसी हिसाब से वो क्या होंगे, पैदा होंगे, ठीक है। देखिएगा, बीजांकुरण या जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन की सर्वाधिक महत्व है, ठीक है। जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। अब पौधे के बीजांकुर के 2 प्रकार के होते हैं, क्या, भूमप्योरिक और अधोप्योरिक, इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे आइएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी भूमिगत भूमिगत तने के उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं, इसे राइजोम कहा जाता है। हम लोग याद करिए जब शुरुआत में चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, राइजोम कहा जाता है इसे, क्यों, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गांठें होती है, ठीक है, इसीलिए। आगे चलिएगा, वनस्पतिक विज्ञान प्रकंद का तात्पर्य होता है अंतर्भूमिक पौधे से तने से है, जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाए जाते हैं, यानी ऐसे तना जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है। और इनकी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलता है, ठीक है। जो इसके जो तना है ये क्या करते हैं, अपने जड़ और गांठों द्वारा क्या करते हैं, भूमि से बाहर निकलते हैं, ठीक है। बल्कि अदरक, हल्दी, ये सब क्या है, ये सब आपके राइजोम के ही एकदम उदाहरण है, ठीक है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है इस पे, देखिएगा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं दोस्तों, नाइट्रेट, किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ध्यान दें, नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते, वरना इतना हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सब ले लेते हैं, तब सब हम लोग यूरिया बनाते ही नहीं। होता क्या है, जो हमारे पौधे हैं नाइट्रेट के रूप में यानी सिंगल नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे, हींग का पौधा प्राप्त प्राप्त किया जाता है, बताइए कहां से होता है। हींग जो है दोस्तों आपके तने से, और तने से ज्यादातर प्राप्त किया जाता है, कहां से, तने से और जड़ों से, तने से जड़ दोनों से होता है हल्दी, हींग, ठीक। आगे चलते हैं, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्ब्रेली फेरी कुल का से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम तथा जड़ों में क्या, जड़ों से प्राप्त किया जाता है। कर्नाल्ट बंट किस रोग से संबंधित है दोस्तों, आप बताइएगा। ऑप्शन क्या है, जौ, गेहूं, बाजरा या फिर ज्वार, किससे संबंधित दोस्तों, किसका रोग है ये, गेहूं का है, किसका है, गेहूं का है, ठीक है। आगे चलिएगा, ये मैं अगला इसका मैं टॉपिक में परेशान मत होइएगा, मैं इसका टॉपिक अलग से लेकर आऊंगा, हर रोग का, हर डिजीज का विद ट्रिक, मेरे पास बहुत से ट्रिक है, मान चलिए 100+ ट्रिक है मेरे पास हर सब्जेक्ट का, जो ऐसे ट्रिक हैं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में बहुत ही मददगार होंगे, ठीक है। उसे देखिएगा, उसका लाभ उठाइएगा। क्या है, कर्नाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टिलेसिया वंश से संबंधित के कवक है, ठीक है। ये कवक है, ध्यान देना, कवक जनित रोग है, और यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, अब आप सामने दे रखा है पोषक तत्व दे रखा है, उसका कार्य दे रखा है, कौन सा पोषक तत्व क्या काम है, ठीक है। देखिएगा, नाइट्रोजन वृद्धि और विकास में, बिल्कुल। फास्फोरस जड़ के विकास में, अच्छा। पोटेशियम स्टोमेटा को खुलने और बंद होने के, पोटेशियम यहाँ नहीं होता, स्टोमेटा खोलने में यहाँ मैग्नीशियम होता है। बोरान रोग प्रतिरोधक क्षमता की, अच्छा, अजीब आसमान दे रखा है, देखिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये दीर्घ पोषक तत्व हैं। और नाइट्रोजन क्या 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 काम है दोस्तों, की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधों के विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। फास्फोरस की क्या काम है दोस्तों, प्रायः क्या करता है, फास्फेट आयरन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जड़ों के विकास में आवश्यक होते हैं, किसके, जड़ों के विकास में, ठीक है। आगे आइएगा, दूसरा ऑप्शन सही है आपका। अगर पोटेशियम स्टोमेटा को खुलने व बंद होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि बोरान जो है आपका एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रोग, जो चुकंदर में हार्ट रोग होता है या हार्ट, ब्लैक हार्ट वाली जो समस्या होती है, उसे चुकंदर में किसके वजह से होता है, आपके बोरान की कमी से। अच्छा, आलू में किसकी वजह से होता है ब्लैक हार्ट, वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है। इसकी कमी से लिगुमिनेस कुल के पौधों के जड़ों में क्या होता है, गुठिकाएं या रूट नोड्स नहीं होते, ऐसा पाया जाता है कि बोरान कई रोगों के प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है, ठीक। इस प्रकार
सभी स्टेटमेंट क्या है आपका सुमेलित है। जो मैं आपसे बता रहा हूँ मैग्नीशियम जो होता है, जस्ट बताया, जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्तियों में पाए जाते हैं, उसमें मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वो आसान हो जाती है। ठीक है, उसी में काफी ज्यादा सहायक होता है। आगे आइएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप या घटपड़ी जलोद्भिद। आप बताइए कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन गलत है? इसमें जो घटपड़ी होता है तो जलोद्भिद नहीं होता, बल्कि यह नमे स्थानों पर पाए जाते हैं। नमी स्थान मतलब यह जहां दलदल वाले स्थान होंगे, जहां वैसे कीचड़ वाले स्थान होंगे, जहां नाइट्रोजन की कमी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां घटपड़ी का पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये घटपड़ी ऐसे जीव होते हैं जो कीटों को खाते हैं, इन्हें मांसाहारी पौधे कहा जाता है। इन्हें एक कीटों को अपने पत्तियों के अंदर जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। घटपड़ी नेफेथिन्स कुल का कीट पक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः साग के होते हैं, दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद शास्य होता है जो पूर्णतः जल में मग्न हुए हैं। जलोद्भिद इसलिए क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ऐसे जलोद्भिद ऐसे पौधे होते हैं जो असली में क्या होते हैं, जल में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार पादप जलीय पर्यावरण के रहने के विस्तृत होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक रूप से मूल और परजीवी दोनों होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है दोस्तों, जो आपके उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब ऐसे जीव जो स्थल पे भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं, उनमें क्या होता है, त्रिकोष्ठक पाया जाता है। और स्तनधारियों में 4 कोष्ठक वाला हृदय पाया जाता है। किसमें? स्तनधारियों में। ठीक है, आगे चलते हैं। उभयचरों के हृदय त्रिवेशमी या त्रिकोष्ठी होता है, जबकि पक्षी एवं अन्य स्तनधारियों को चौवेशमी होता है। ठीक, चौवेशमी मतलब ये 4 कोष्ठक होते हैं इसमें। ठीक है, मछलियों का कैसा होता है, द्विकक्षी होता है। मछलियों के जो कोष्ठक होता है कितना, 2 कक्ष होते हैं उसमें। और केवल अशुद्ध रक्त आता है, जो कि शुद्धिकरण क्लोम के जाकर सीधे विभिन्न भागों में अंगों में मिल जाए। क्लोम मतलब जो गिल्स होते हैं, उनके गिल्स के माध्यम से क्या उनके रक्त क्या तो शुद्ध होते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कभी आपसे प्रश्न में, कौन सा ऐसा जीव है जिसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त बहता है, तो शायद आपके लिए खतरनाक होगा। तो उसका आंसर क्या होगा? मछली। क्यों? क्योंकि मछलियों के जो रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ होता है? क्लोम में होता है, क्लोमो में होता है, ना कि हृदय के द्वारा। सिर्फ हृदय काम क्या, केवल पंप करना। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन, टाइफाइनासी, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, और क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। आप बताइए कौन सा नहीं है? इसमें एस्पिरिन जो है निश्चेतक रूप में नहीं, बल्कि किसके रूप में किया जाता है? यह दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दर्द निवारक के। ठीक है, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। बाकी क्या है आपका सही सुमेलित है। ठीक, देख लीजिएगा। ठीक, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहा जाता है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को? टसर, मूंगा, अहिंसा रेशम या गोसामर रेशम। इसे क्या कहते हैं? गोसामर रेशम कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? रेशम एक प्रोटीन है जो निर्मित फाइबर है, जो रेशम एक प्रोटीन निर्मित फाइबर है जो मधुमक्खी, तितली, मकड़ियों का इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा गुस्सामर कहलाता है। ठीक है, और रेशम के अन्य प्रकार जो है मलबरी होती है, टसर होता है, और ईरी होता है, मूंगा होता है। ठीक है, ये कुछ रेशम की प्रजातियां हैं। फिर से वही प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहते हैं? गोशमी रेशम कहलाता है। ठीक है, क्या है? फिर आगे देखिएगा। समुद्री घास निम्नलिखित में तत्व कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? ध्यान दीजिएगा। समुद्र में क्या होता है? नमक। नमक में क्या होता है? आयोडीन। तो आयोडीन क्या होगा? समुद्री घास में क्या पाया जाए? आयोडीन ही अच्छा खासा पाया जाएगा। अच्छा, कौन सी ऐसी घास होती है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक ऐसी घास है दोस्तों जिसमें आयोडीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी, कैम्बू, वैकम आदि हैं। आयोडीन के अन्य स्रोत सी फूड या समुद्री खाद्य, डेयरी उत्पाद में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जॉन सॉल्क ने किसकी खोज के लिए जाना जाता है? जो जॉन सॉल्क वैज्ञानिक थे, किसके खोज के लिए जाना जाता है? इन्होंने क्या पोलियो टीका किया था? क्या पोलियो जो टीका था इसकी खोज किया था? ठीक है, पोलियो के टीका का। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपके सामने? जॉन सॉल्क पोलियो की टीका, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, देखिएगा।
जॉन साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता थे और विशाल शास्त्री भी थे। इन्होंने पोलियो के सबसे पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके का खोज किया था। अच्छा, जॉन साल्क एक सल्फा दे होते हैं, एक सल्फा नामक जो है होते हैं, किसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई थी? ये बैक्टीरिया संबंधी जो डिजीज होता है उसके समाधान के लिए सल्फा नामक ये समस्या मतलब वैक्सीन खोजी गई थी। ठीक है, देखिएगा, फल सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। किस लिए? फल और सब्जियों पर चमक लाने के लिए, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, उनके पकने की गति को तेजी लाने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइएगा, दरअसल होता क्या दोस्तों, जब हम फलों सब्जियों को रखते हैं कुछ देर के लिए, उसमें क्या सड़ने की समस्या बड़ी जल्दी हो जाती है। उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये सब काम किया जाता है, मोम की परत चलाई जाती है। मोम की परत फलों और सब्जियों की अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तरीका है। यह परिरक्षण या प्रिजर्वेटिव का भिन्न तरीका है। इसका प्रयोग विशेषकर परिवहन के समय फलों और सब्जियों का सड़ने और गलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें खाद्य प्रकार के मोम का प्रयोग होता है, जिससे खाद्य मोम एक महीन परत के फलों के सब्जियों और छिलके के ऊपर चढ़ाई जाती है। इससे फल और सब्जियां 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जो मोम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इसी के लिए किया जाता है। ठीक है, काशी लातिमा निम्नलिखित किस फसल की प्रजाति है? आप बताइए, काशी लातिमा किस फसल की प्रजाति है दोस्तों? इसका क्या होगा? भिंडी की। किसकी है? भिंडी की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देख लीजिएगा। काशी लालिमा भिंडी की फसल है और एक प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी शिक्षण संस्थान ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? काशी लालिमा कहा गया। ठीक, आगे चलते हैं। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके कारण आवश्यक था। क्या हुआ? आप बताइएगा। कम उर्वरक कम पानी, अधिक उर्वरक कम पानी, अधिक उर्वरक अधिक पानी। जब हम अधिक उर्वरक अधिक पानी देंगे क्या होगा? हमारी हरित क्रांति आएगी। ठीक, हरित क्रांति के बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा चलिएगा इस पर हल्का से इस पे लाइन देख लीजिए। क्या हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है? ठीक है, मतलब अधिकतम फसल के उत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरक और अधिक पानी के उपयोग के फसल उत्पादन में के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ? हरित क्रांति का जो शब्द हुआ है दोस्तों, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था विलियम गॉड ने किया था। दरअसल हुआ क्या, भारत में जब एकाएक काफी ज्यादा फसल का उत्पादन होने लगा, वो आश्चर्यचकित होकर इसके क्या नाम दे दिए? हरित क्रांति। इन्हीं के द्वारा इनका नाम दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा प्रोत्साहन एवं प्रेरणा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सी सुब्रमण्यम, एम के स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादक किस्म का प्रयोग होने लगा, जिससे कि भारत में इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी की तरह फसल उगानी चाहिए, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। देखिए, ऑप्शन 2 तो सही है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि जो गहरी जड़ वाली फसल होती हैं वो खास करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित कर देती हैं, जबकि फलीदार फसलें जो होती हैं दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का काम करते हैं। इसलिए जो किसान भाई होते हैं हमारे, इसे बार बार इससे बदलते रहते हैं। इससे क्या होगा? उनका उत्पादन ताकि निरंतर बढ़ता रहे और कम उर्वरक का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, मैंने समझा दिया जो पूछा था उसमें। ठीक, निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए। कसकुटा या अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधे के पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन आर जो है आपका गलत है। पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा। कसकुटा एक प्रकार का लता है। क्या है? लता है। इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। इसमें पत्तियों पर हरिम और पूर्णता अभाव होता है। यह पीले पतले दुबले तने वाले परस्तंभ परजीवी का होता है। पोषक के चारों ओर लिपटा रहता है। इससे क्या होता है? होता है क्या ना, ये जो अपने जिससे पोषण प्राप्त करते हैं उसके चारों तरफ घेरे रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे पेड़ों को देखा होगा जिसके चारों तरफ ऐसे लताएं जैसे घेरे रहती हैं। ठीक है, फिर क्या, परजीवी मूल निकल पर पोषक तने जाइलम तथा फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन प्राप्त करते हैं, लवण जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये दिए गए कथन क्या है? कथन सही और गलत है। ठीक है, आगे क्या है?
अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ठीक है, ऑप्शन क्या ऑप्शन है, क्लोरोपाइसिन, क्लोरोपाइरिकाफास, कार्बेंडाजिम या क्विनाइनॉल्फास या ब्यूटाफ्लोर। इसका क्या उत्तर होगा? ब्यूटाफ्लोर। क्या है? ब्यूटाफ्लोर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल है जो अमोक क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।